आप सभी का स्वागत है अदिति क्लासेस के एक न्यू कोर्स में, जिसमें मैं आप लोगों को पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कि बच्चों ये हमारा क्रश कोर्स है। जी हाँ, क्रश 9th के लिए, क्रश उन सब बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 8th से 9th में आए। तो बच्चों अब आप लोगों को करना क्या है कि मैं इस चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, तो हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो पहले, क्योंकि ये पहला डे है, पहला बैच है, पहली बार आप लोग मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं एक चीज, यानी कि मैं बता दूं कि आप लोगों को ना बहुत सारा पढ़ने की आदत को अब खत्म कर देनी है। क्योंकि जब आप बहुत सारा पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे पढ़ने के चक्कर में आप चीजों को पढ़ तो लेते हो लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन जाता है और आपको लगता है कि मैंने पढ़ा बहुत है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस क्रश कोर्स में मैं आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन आंसर की कंप्लीटनेस जो तैयारी करवाऊंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स ही दिए गए हैं जहां से क्वेश्चंस आने की मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जैसे जैसे पॉइंट्स मैंने यहां बनाए हैं आप उनको खूब नोट डाउन करिए। एग्जाम में आंसर लिखने के लिए उतना ही काफी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 1, नाम है फ्रांसीसी क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पे एक पॉइंट पे ध्यान दो, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है, कैसा था, यानी कि जब 18th सेंचुरी था तो उस समय फ्रांसीसी समाज एक्चुअल में था कैसा। तो पहले आप समाज की व्यवस्था, समाज को समझिए, फिर आपको चीजें आगे समझ आने लगेंगी। देखो क्या बोला कि 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभक्त था, यानी कि फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें क्या था देखो, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर देते थे। ये चीज याद रखना कि कई बार ना पेपर में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी समाज में ऐसा कौन सा वर्ग था जो कर उत्तरदायी था, यानी कि जो कर देता था। तो फ्रांसीसी समाज में सिर्फ तीसरा ही ऐसा स्टेट था जो क्या देता था, कर देता था। अब देखो क्योंकि हम फ्रांसीसी समाज पढ़ रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जानना, ठीक है, कि फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था आखिर थी कैसी। तो फ्रांसीसी समाज की जो व्यवस्था थी उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए डायग्राम क्या कहता है, तो डायग्राम ये कहता है मेरे बच्चों, प्रथम स्टेट जो था उसमें थे पादरी वर्ग के लोग, यानी कि वे लोग जो समाज में उच्च कोटि के दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं, या फिर वो ये बोल सकते हैं कि उस समय समाज ने इनको ऊंचे पद पे बिठाया हुआ था, ठीक है। तो पहले थे पादरी वर्ग के लोग, जिन, ठीक है, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग, कई बार ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछता है। फिर द्वितीय स्टेट के अंतर्गत हम समझेंगे कि द्वितीय स्टेट के अंदर आते हैं कुलीन वर्ग, ठीक है। अभी कुलीन वर्ग क्या है, कैसे हैं, तो ये समझो, ठीक है। कुलीन वर्ग ये दूसरे स्टेट में आते हैं कुलीन वर्ग। फिर तीसरे स्टेट में कौन आते हैं ये समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस में और एमसीक्यू में ना ये कई बार पूछा जाता है कि तीसरे स्टेट में आने वाले जो लोग हैं वो कौन से, तीसरे स्टेट या तीसरे वर्ग के लोग कौन हैं निम्न में से। तो ध्यान देना, एक तो बड़े व्यापारी तीसरे वर्ग में आते थे, वकील, व्यापारी ये तीसरे वर्ग में आते थे, अदालती कर्मचारी ये तीसरे वर्ग में आते थे। तो कई बार ना एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि तीसरे वर्ग के जो समाज थी वो निम्न में से क्या थे, ठीक है, पादरी, सामाजिक उच्च कोटि के लोग, वकील या निम्न में से कोई नहीं। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस करके रेलेवेंट पूछेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा ये मेन पॉइंट्स। अब ये ध्यान देना कि तीसरे वर्ग में भी ना कुछ विभाजन देखा गया है। तो विभाजन क्या है, तीसरे वर्ग में सबसे ऊपर कौन थे, सबसे ऊपर थे बड़े व्यापारी, वकील, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, ये तीसरे वर्ग में भी ऊपर थे। तीसरे वर्ग में दूसरे नंबर पे कौन थे, किसान और कारीगर, यानी कि जो किसान खेतीहर मजदूर होते थे, किसान होते थे, और कारीगर ये तीसरे वर्ग में दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे वर्ग में तीसरे स्थान पे कौन है, छोटे किसान, भूमिहीन नौकर, ठीक है, छोटे किसान और वो किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, किसी और की भूमि पे काम करते हैं मजदूर के रूप में। नौकर हो गए और मजदूर हो गए बच्चों, ये तीसरे वर्ग के तीसरे सामाजिक तत्व के लोग हैं। अब ये चीज तो आप हूबहू समझ गए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी यहीं से पूछता है। अब देखो इनके कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने हैं। तो देखो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था जो थी, अब आप मेरे साथ साथ भी बोलते चलो और ध्यान भी रखते चलो कि विभिन्न वर्गों में
विभक्त फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समानती व्यवस्था का ही अंत था। कहने का मतलब ये था भैया कि वर्ग तो अलग अलग थे, जैसा कि लिखा हुआ विभिन्न वर्ग में, उसमें भी विभक्त थी, यानी कि उसमें भी क्या थे, अलग अलग रूप थे। फ्रांसीसी समाज में मध्यकालीन समानती व्यवस्था का ही अंत था। अब देखो ये सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि समाज की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि कुल आबादी में 90%, कुल आबादी में 90% के लगभग किसान थे और ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम थी जो जमीनों के मालिक थे। फ्रांस में सबसे ज्यादा जो जमीन थी, या बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो थी किसानों की, लेकिन उसमें भी आप बिलीव नहीं करेंगे 90% सिर्फ ऐसे किसान थे, ठीक है, जो जमीन के मालिक थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ 90% के लगभग किसान थे और वो ऐसे किसान की संख्या बहुत कम थी। इन 90% में ऐसे किसान बहुत कम थे जो जमीन के मालिक थे। ज्यादातर ऐसे ही किसान थे जो किसी और के खेतों पे काम कर रहे हैं या मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि देश के लगभग 60% जमीन पर, यानी कि फ्रांस देश के लगभग 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च के तीसरे स्टेट के अमीरों का एक अधिकार था। इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, क्योंकि देखो पॉइंट सिंपल सा है जो कि आपको याद रखना है, वो क्या है कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था आखिर थी क्या। तो फ्रांस के इस वाले पॉइंट को अगर आप समझ जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 70% चैप्टर्स को ना यहीं क्लियर कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि पूरे जब आप बुक रीड करोगे ना बेटा, तो बुक रीड में ये चीज दिखाई हुई है कि ज्यादातर चीजें यही फोकस करके बोली गई हैं, लेकिन उनको थोड़ा लंबा खींच के बोला गया है और मैंने सिर्फ उन चीजों को पढ़कर, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि भैया हमें पढ़ना कितना है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बोला है कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, बस उतना पढ़ो जितना आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि भैया स्मार्ट स्टडी का जमाना है, तो स्मार्टनेस दिखाओ। अब देखो क्या बोला है कि देश के लगभग 60% जमीन पर कुलीनों और चर्च के तीसरे स्टेट के अमीरों का एक अधिकार था, यानी कि पूरे देश में 60% क्षेत्र पे ऐसे लोग थे जहां तो अमीर या कुलीन वर्ग कौन है, देखो कुलीन वर्ग ये, ठीक है, कुलीन वर्ग ये इनका ज्यादा अधिकार था, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंटों को आप लिखते चलिए। अब हो गया स्टार्ट। तो आप लोग को मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं अभी, उसी में अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये उसी सीरीज में, तो आप लोग इसको अलग में समझिएगा, ठीक है। तो जो वहां की जो व्यवस्था थी 18वीं शताब्दी में, तो वहां की क्या व्यवस्था थी, तो उसी में है। अब उसी में अगला जो पॉइंट है वो है विशेष अधिकार, है ना, उसी में ही है 18वीं शताब्दी में समाज, फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था के अंतर्गत ही। तो विशेष अधिकार देखो क्या बोला गया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेष अधिकार हासिल थे। सबसे पहले तो कि वहां पर ना इंपॉर्टेंट ये था बच्चों कि वहां पर सबसे ज्यादा विशेष अधिकार दिए गए थे उस समाज में। अब विशेष अधिकार भी जैसे कि आपको पता है कि विशेष अधिकार जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रथम और द्वितीय वर्ग, है ना, तो इन वर्ग को सबसे ज्यादा विशेष अधिकार, यानी कि सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो विशेष अधिकार पे ही समाज चल रहा था वहां पर, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, है ना। अब देखो क्या बोला गया कि जो जन्मजात से थे, दूसरा विशेष अधिकार भी उन्हीं को मिलते थे जो जन्मजात से या जन्म से ही वहां चलते थे, वह था। अब देखो वो थे क्या, वह था राज्यों को दिए जाने वाले करों से छूट, कुछ अन्य समानती विशेष अधिकार भी प्राप्त थे जो फ्रांसीसी समाज में समाज के कुछ ऐसे वर्गों को दिए जाते थे जो जन्म से ही क्या है, कुलीन वर्ग से हैं, पादरी वर्ग से हैं। तो ये पॉइंटों को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि ये अधिकार प्रथम 2 स्टेट्स के वर्गों को हासिल थे। ऐसा नहीं है कि विशेष अधिकार सभी को दिए जाते थे, तो विशेष अधिकार स्पेशली कुछ 2 ऐसे वर्ग थे जिनको ये मिले हुए थे, और वो 2 वर्ग देखो आपके सामने है, पहला पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग। अब आगे बोला गया है, ठीक है, कि किसानों से समानती कर वसूला जाता था। अब यहां बोला गया है कि तीसरे वर्ग में जो किसान थे, किसान से समानती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बाध्य था। अब देखो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि किसान था तो किसान से कर भी वसूल रहे हैं, और प्लस कुछ ऐसी चीजें उस पर थोपी गई थी कि किसान अगर है तो वो जिस खेत पे कार्य कर रहा है वो कार्य तो करे, साथ के साथ वो अपने मालिक की अन्य सेवाएं
ठीक भी करेगा। अन्य सेवाएं जैसे कि घर से रिलेटेड काम हो गया, किसी प्रकार का निर्माण हो गया, उसमें मदद करना, पर मदद के बदले में उसे कुछ मिलता नहीं था। अब तो क्या बोला है, जैसे कि देखो यहाँ देखा गया है कि स्वामी के घर व खेतों पे काम करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, किसान जो थे तीसरे वर्ग के, उनको ये चीज बोला गया था कि भैया आप तीसरे वर्ग में कार्य तो करेंगे, साथ के साथ टैक्स वगैरह भी देंगे, प्लस आपको ये कंपलसरी है कि आप अपने स्वामी के घर पे, ठीक है, उनके खेतों पे काम करने के लिए बाध्य थे। सैन्य सेवाएं भी देंगे आप, सैन्य सेवाएं देना व अन्य कार्य जैसे कि सड़क निर्माण में मदद करना। अगर फ्रांसीसी समाज में किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी हो रहा है तो बेचारे तीसरे वर्ग के लोग ही पिसने हैं, उन्हीं को ही सारी चीजें, सारी बातें बताई गई कि आपको ये सारे कार्य भी करने हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बस इतना करना है कि जब भी आप कोई पॉइंट्स या कोई लाइन पढ़े, इन वर्ग को ध्यान में रखिएगा कि कौन से वर्ग के पास विशेष अधिकार है और कौन से वर्ग ऐसे हैं जो हर तरीके से तात्पर्य है कार्य करने के लिए। आपने देखा होगा जैसे कि किसान, ये बेचारे तीसरे स्टेट में, तीसरे वर्ग में ऐसे लोग थे जिनको टैक्स भी देना पड़ रहा है, मालिक के यहाँ काम भी करना पड़ रहा है, इन्हें कई प्रकार की मदद, निर्माण में मदद भी करनी है, कई सारे कार्य हैं जिनका इनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी ये पिस रहे हैं। तो ये थी समाज की व्यवस्था जो तीसरे वर्ग के तीसरे लोगों पे सबसे ज्यादा भारी पड़ी। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना, ये पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिए गए हैं, उसके बाद समझाया जा रहा है। तो आप लोग में से कोई भी बच्चा ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा कि नोट पहले ही से लिख के या कहीं से उतार के इस चीज बताई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीड करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं उनके वो पॉइंट्स ही समझाए जा रहे हैं आप लोगों को, जो क्वेश्चंस बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखते रहिए, इसी में कुछ और पॉइंट्स है, वो भी आपको आप लोग यहां तक समझ गए। अब इन्हीं पॉइंटों में जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है 1 नंबर में, तो वो क्या है, तो वो है ये वाले पॉइंट। चर्च भी किसानों से करों का एक बड़ा हिस्सा वसूला करता था, यानी कि चर्च भी ऐसी संस्था थी, आप बोल सकते हो, जो स्पेशल किसानों से या तीसरे वर्ग के लोगों से क्या करता है, कर वसूलता था। अब इसमें बोला गया है जिसे टाइड कहते, जिसे क्या बोलते हैं, टाइड कहते थे। टाइड होता क्या है, यह एक धार्मिक कर है, ठीक है, जो धार्मिक रूप से सभी को देना ही देना है चर्च को। अब फ्रांसीसी समाज पूरी तरह से चर्च पे डिपेंडेबल है, तो ये समाज में क्या देगा, ये समाज में धार्मिक कर के रूप में टाइड जैसे कर को लागू किया हुआ था, जो चर्च ही वसूल करता था। अब आगे के पॉइंट को देखिए कि ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोग सरकार को तो कर देते ही थे, सरकार को तो कर दे ही रहे, इसके अलावा वे कई अन्य प्रकार के भी कर देते थे। सरकार को कर देने के अलावा भी कई प्रकार के ऐसे कर थे जो उन बेचारों को तीसरे स्टेट के लोगों को देने ही होते थे। अब देखो इसको ध्यान से समझना, एक तो टाइड हो गया, टाइड जो कि धार्मिक कर था, एक था टाइल जिसे अप्रत्यक्ष कर कहते थे, और ये अप्रत्यक्ष कर किन चीजों पे दिया जाता था, देखो अप्रत्यक्ष कर जैसे तंबाकू खरीदना, नमक खरीदना या दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगाया गया कर या टैक्स। कहते हैं कि भैया रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक की चीज जो भी फ्रांस में बिकती थी, खरीदी बेची जाती थी, उस पे भी एक टाइल प्रकार का टैक्स वहां की सरकार वसूल करती थी। क्यों, तो देखो इस प्रकार राज्यों के वित्तीय खर्चों का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता उठाती थी। टैक्स यानी कि कर लगाना इसलिए भी कंपलसरी था क्योंकि वहां की सरकार पूरी तरीके से अपने राज्य के प्रशासनिक शाही कार्यों को चलाने के लिए, खर्चों को चलाने के लिए पूरी तरीके से जनता के टैक्स पे ही निर्भर थी। और यहाँ अगले पॉइंट में लिखी हुई कि वित्तीय खर्चों का सारा बोझ इन्हीं टैक्सों के माध्यम से, ठीक है, कौन उठा रहा था, जनता उठा रही है। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने ही नहीं है, बल्कि साथ के साथ आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। और देखो एक चीज और मैं बता दूं, प्रथम और द्वितीय वर्ग पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, और जो भी टाइड जो भी टैक्स दे रहे हैं वो तीसरे वर्ग के लोग दे रहे हैं, जिसमें ये तो सबसे ज्यादा बेचारे पिसे पड़े हैं। इन्हें टैक्स भी देना पड़ रहा है, इन्हें हर प्रकार के काम भी करने पड़ रहे हैं, इन्हें सेवा में, निर्माण में मदद भी करनी पड़ रही है, लेकिन ये है कुछ भी, ठीक है। तो इन पे सबसे ज्यादा बोझ था, तो कहीं ना कहीं ये भी आगे चल के क्रांति का मुद्दा बनी ये व्यवस्था। अब वो क्या है मुद्दा, कैसी है, ये सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है।